प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। वैदिक मीडिया के ज्योतिष विमर्श कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य चंद्रधर मिश्र। आज मैं काल सर्प योग के बारे में चर्चा करूंगा। ज्योतिष जगत में काल सर्प योग की बहुत चर्चा है। कुछ ज्योतिषाचार्य काल सर्प योग नाम का कोई योग होता है ऐसा नहीं मानते और ना ही मानव जीवन पर काल सर्प योग का कोई फल प्रभाव होता है। उनका तर्क है कि जो मूल ग्रंथ हैं ज्योतिष के, उनमें काल सर्प योग नाम का कोई योग वर्णित नहीं है, इसलिए काल सर्प योग की चर्चा व्यर्थ है। कुछ ज्योतिषाचार्य काल सर्प को मान्यता देते हैं। उनका तर्क है कि भले ही काल सर्प योग नाम से कोई योग वर्णित ना हो, फिर भी बृहत पाराशर होरा शास्त्र में सर्प शाप की चर्चा है। अन्य ऋषियों के द्वारा प्रणीत ग्रंथों में नागदोष की चर्चा है, सर्प दोष की चर्चा है और सर्प शाप से संतानहीनता या संतान प्रतिबंधक योग की रचना होती है, ऐसा वर्णन है। और उसके उपाय में नागों की पूजा और दान इत्यादि का उल्लेख मिलता है। अब नाम चाहे काल सर्प योग हो या ना हो, प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख हो या ना हो, नए शोध के अनुरूप ही इसका नामकरण किया गया हो या नया शोध करके इसका आविष्कार किया गया हो, तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता। काल सर्प योग के जो लक्षण हैं और इसका जो फल प्रभाव वर्णित है, अगर वो आपके जीवन में घटित होता है तो ये मानना चाहिए कि काल सर्प योग होता भी है और उसका फल प्रभाव भी जीवन में अवश्य पड़ेगा। मेरे अनुभव में भी काल सर्प योग होता है, उसका फल भी है। हजारों कुंडलियों में मैंने काल सर्प योग देखा है और उसके उपाय करवाए हैं, शांति करा के उनको उनके जिस क्षेत्र में नकारात्मक प्रभाव हो रहा था उसमें शुभ फल हुआ है, ऐसा भी देखा गया है। तो काल सर्प योग होता है। काल सर्प योग के रचना का जो प्रकार है, जो स्थिति है, उसको देख करके ही लगता है कि नहीं, प्रभाव तो होगा ही। काल सर्प योग राहु केतु के कारण बनता है। राहु केतु हमेशा एक दूसरे से 7वीं राशि में होते हैं, 180 डिग्री पर स्थित रहते हैं। तो जैसे माना जाए कि प्रथम भाव में राहु हो और 7वें में केतु हो, 8वें 9वें 10वें और 11वें 12वें भाव में सारे ग्रह स्थित हों, सूर्य चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, 7 ग्रह राहु केतु के मध्य आ जाएं, दायरे में आ जाएं। राहु केतु हमेशा विपरीत चलते हैं, वक्री होते हैं और राहु केतु के द्वारा उन ग्रहों के फल को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। जब राहु केतु के मध्य सारे ग्रह बैठे होंगे, चाहे वो पंचमेश हो, नवमेश हो, लग्नेश हो, दशमेश हो, चाहे जितना शुभ ग्रह हो, उच्च राशि में हो, मित्र क्षेत्री हो, त्रिकोण में स्थित हो, मूल त्रिकोण में स्थित हो, तो भी उसका फल प्रभाव न्यून हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो राहु केतु के कारण काल सर्प की रचना का जो प्रकार है, उससे स्पष्ट होता है कि काल सर्प योग होगा भी और इसका फल भी जीवन में घटेगा। किसी एक ग्रह के बाहर चले जाने पर राहु केतु के दायरे से काल सर्प योग भंग नहीं होगा, अर्ध काल सर्प योग होगा, जिसे आंशिक काल सर्प योग भी बोलते हैं। चंद्रमा अगर राहु केतु से बाहर जाता है तो उसका तो कोई अस्तित्व होगा ही नहीं। चंद्रमा के अतिरिक्त और ग्रहों में भी जो बाहर ग्रह होगा वो या तो राहु का मित्र होगा या शत्रु ग्रह होगा। अगर मित्र ग्रह होगा तो राहु को और बल मिलेगा, काल सर्प योग की तीव्रता बढ़ेगी। अगर शत्रु ग्रह होगा तो राहु और तीव्रता पूर्वक काल सर्प योग को बढ़ाएगा। इसलिए निश्चित है कि किसी एक ग्रह के बाहर जाने पर काल सर्प योग भंग नहीं होता। कुछ कहते हैं कि भाई काल सर्प योग राहु केतु के कारण निर्मित होगा, लेकिन अगर राहु के साथ कई ग्रह बैठे हों, केतु के साथ भी ग्रह बैठ जाएं, तो काल सर्प योग भंग हो जाएगा, क्योंकि एक ही राशि में कई ग्रह स्थित हो गए। ये भी बात ठीक नहीं है। राहु के साथ कई ग्रह योग करें या केतु के साथ युति करें, काल सर्प योग भंग नहीं होगा। अंशों में भी अगर राहु के अंशों से अधिक अंश वाले कुछ ग्रह जो आगे चले जाएं,
तो भी काल सर्प योग भंग नहीं होगा अगर वो ग्रह उसी ही राशि में स्थित हैं जिसमें राहु है। राहु की युति के कारण तो जैसे राहु के साथ मंगल हो, बुध हो, बृहस्पति हो, शुक्र हो, शनि हो तो कुंडली शापित मानी जाती है। राहु के साथ सूर्य हो, चंद्रमा हो, केतु के साथ सूर्य चंद्रमा स्थित हो और कुंडली में काल सर्प योग ना हो तो भी वो कुंडली आंशिक काल सर्प वाली कुंडली मानी जाएगी। सूर्य से 8वें राहु बैठा हो तो भी कुंडली आंशिक रूप से काल सर्प वाली मानी जाएगी। चंद्रमा से 8वें राहु बैठा हो तो भी कुंडली आंशिक रूप से काल सर्प योग वाली मानी जाएगी। 6वें, 8वें, 12वें भाव में राहु जाए तो भी कुंडली आंशिक रूप से काल सर्प वाली मानी जाएगी। क्योंकि राहु का इन ग्रहों के साथ योग और इन स्थानों में स्थित होना ही इतना अशुभ होता है कि वो काल सर्प योग जैसा प्रभाव देने लगता है। काल सर्प योग का संबंध पूर्व जन्म से है। हम ये जानते हैं कि हमारी जो जन्म पत्रिका, हमारे जन्म का जो समय है वो हम स्वतः निर्धारित नहीं करते और ना ही माता पिता निर्धारित कर सकते हैं। हमारे पूर्व जन्म के कर्मानुसार प्रकृति हमारी योग्यता और पात्रता के अनुसार गोद, माता का उदर निश्चित करती है और वहाँ भेज देती है और जातक का जन्म भी निश्चित उस समय पर होता है जो उसके कर्मानुसार फल प्रदायक ग्रहों की स्थिति होती है। तो जन्म पत्रिका हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का प्रमाण पत्र है। फल देने के लिए ग्रह उसी स्थिति में जब स्थित होंगे तब हमारा जन्म होगा। तो काल सर्प योग का संबंध पूर्व जन्म से है, नागों से है, पितरों से है। काल सर्प वाली बहुधा कुंडलियों में प्रबल पितृदोष भी देखा जाता है, क्योंकि पितरों को नाग के रूप में मान्यता दी गई है और नागों को देवता के रूप में मान्यता दी गई है। हमारे सारे देवता कहीं ना कहीं नागों को, सर्पों को अपने साथ रखते हुए पाए जाते हैं। भगवान विष्णु शेषशैया पर सोते हैं, भगवान शिव नागों की माला धारण करते हैं, गणेश जी नाग यज्ञोपवीति हैं, नाग का जनेऊ धारण करते हैं। दुर्गा माता के चित्र में आपने देखा होगा कि वो हाथ में नाग को पकड़े हुए हैं, काल को पकड़े हुए हैं। तो ये जो स्थिति है वो सर्पों को, नागों को देवता की श्रेणी में ले जाती है। इसलिए हम नाग पंचमी को नागों को देवता मान करके उनकी पूजा करते हैं। नाग पाताल में, जल में सर्प, पृथ्वी पर सर्प, वृक्षों पर, वन में, पर्वत पर, यहाँ तक कि उड़ने वाले सर्पों की भी चर्चा है। तो सर्पों की श्रेणी देवताओं की है। इनकी पूजा करने से काल सर्प की शांति भी होती है और इसके निर्माण में पूर्व जन्म में नाग का वध हुआ है या पितृदोष हुआ और वो इस प्रकार से कि मृत्यु के समय जब किसी व्यक्ति का मन घर में, परिवार में, धन में लगा रह जाए तो पुनः उसी कुल में उसका जन्म होगा और उसकी जन्म पत्रिका में पितृदोष और काल सर्प योग प्रदर्शित होगा, ऐसा माना जाता है। तो ये पूर्व जन्म से संबंधित है, नागों से संबंधित योग है। काल सर्प योग बहुधा आनुवांशिक भी होता है। पिता की कुंडली में है तो संतानों की कुंडली में भी प्रदर्शित होता है और ये बहुत लोगों में है काल सर्प योग। काल सर्प योग के बारे में एक बड़ा भ्रम फैला, अफवाह फैली है कि कुंडली में काल सर्प योग प्रदर्शित हो रहा है तो ऐसे जातक के जीवन में कुछ बचेगा ही नहीं। काल माने मृत्यु, अब तो इसका जीवन नष्ट हो जाएगा, जीवन के सारे क्षेत्र इसके खराब हो जाएंगे, सब कुछ खत्म। ऐसा कुछ नहीं है, ये अफवाह है, भ्रम है, व्यर्थ की बातें हैं। काल सर्प योग कोई हवा नहीं है। काल सर्प योग है, उसका उपाय कीजिए। काल सर्प योग विशिष्ट व्यक्तियों में होता है। प्रकृति ने जिनको विशेष रूप से रचा है उनमें काल सर्प योग की रचना होती है। सामान्य लोगों से उनका जीवन कहीं बहुत ऊपर उठा हुआ होता है। उनकी सोच, उनकी विचारधारा, उनकी जीवन शैली, रहन सहन सब कुछ भिन्न होता है। हाँ, कुछ जरूर ये नकारात्मक प्रभाव देता है जो जातक के
जीवन को अस्त व्यस्त करता है, उसके बारे में आप आगे के वीडियो में जान पाएंगे कि इसका फल प्रभाव क्या होता है। काल सर्प योग उदित गोलार्ध में और अनुदित गोलार्ध में दोनों प्रकार का बनेगा। राहु ऊपर हो, सारे ग्रह एक तरफ हो, काल सर्प योग बनेगा, उसको उदित गोलार्ध का बोलेंगे। केतु ऊपर हो, राहु नीचे हो और दूसरी साइड में सारे ग्रह हो, तो ये अनुदित काल सर्प योग होगा। इसका भी फल प्रभाव काल सर्प योग जैसा ही होगा। कुंडली के प्रत्येक भाव से काल सर्प योग बन सकता है, इसलिए मोटे तौर पर 12 प्रकार का माना जाता है, जिनके नाम इस प्रकार हैं। प्रथम भाव में काल सर्प योग बने तो अनंत, दूसरे में कुलिक, तीसरे भाव से वासुकी, चौथे में शंखपाल, पांचवें में बने तो पद्म, छठवें में महापद्म, सातवें से बने तो तक्षक, आठवें से बने तो करकोटक, नवें भाग से बने तो शंखचूर्ण, 10वें भाव से बने तो घातक, 11वें भाव से काल सर्प योग बने तो विषधर और 12वें भाव में काल सर्प योग बनता है तो इसे शेष नाम का काल सर्प योग कहते हैं। तो इस प्रकार काल सर्प योग की जो स्थिति है वो हमारे जीवन में कुंडली में अगर प्रदर्शित हो रहा है तो उसका शुभाशुभ फल अवश्य ही प्राप्त होगा, आप इससे बच नहीं सकते। तो आप जान सकते हैं अपनी कुंडली देखकर कि आपकी कुंडली में काल सर्प योग है या नहीं है, और अगर है तो उसका फल क्या होगा, इससे बचने के उपाय क्या होंगे। आप देखते रहिए वैदिक मीडिया। मैं बताऊंगा आपको अगले वीडियो में कि काल सर्प होने से आपके जीवन में इसका क्या फल हो सकता है और इससे कैसे बच सकते हैं आप, इसका उपाय क्या है। तब तक के लिए विनम्रतापूर्वक मैं आप सबको नमस्कार करता हूं। आपका धन्यवाद।